हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एबीएम लॉ में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या आता है जो स्पेशल मैरिज एक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इसके इंट्रोडक्शन की, यानी कि इसके परिचय की। मतलब ये क्या होता है, जो स्पेशल मैरिज एक्ट है ये क्या है। तो जो स्पेशल मैरिज एक्ट है ये 1954 में एक सेकुलर लॉ है, ये जो कि यानी कि सभी धर्मों पर लागू होता है। ये धर्मनिरपेक्ष है। यह किसी भी रिलीजन व्यक्ति को आपस में विवाह करने की अनुमति देता है। जो ये एक्ट है ये इसलिए बनाया गया था कि जो दूसरे मतलब रिलीजन के लोग हैं, कोई भी है, हिंदू है, मुस्लिम है या किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति है, तो इस एक्ट के तहत वो मैरिज कर सकता है। यह एक्ट पूरे भारत में लागू किया जाता है। सिर्फ जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में ये जो एक्ट है ये लागू किया जाता है। इसके उद्देश्य क्या है कि ये मतलब क्यों बनाया गया, इसके एम क्या है इसके। तो इससे जो इसका उद्देश्य सबसे पहला है वो है इंटरकास्ट मैरिज, यानी कि अंतरजातीय विवाह। जो मतलब एक कास्ट के लोग नहीं होते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग होते हैं, उनके बीच विवाह जो कराना है उसका ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है इंटर रिलीजन मैरिज, यानी कि अगर कोई दो धर्मों के लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, तो उनके बीच में विवाह कराना भी इस जो एक्ट का है काम है। बिना धर्म परिवर्तन विवाह संभव करना, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर धर्मों में ये होता है कि आप हमारे धर्म में शादी करें, तो इससे ये होता है कि आपको धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अलग अलग धर्म से भी हैं तो भी आपका विवाह संभव है। उद्देश्य, अब हम बात करेंगे इसके उद्देश्य की कि इसके उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला जो मैंने भी आपको पहले भी बताया था कि इंटर रिलीजन मैरिज को वैध बनाना है। यानी कि जो इंटर रिलीजन मैरिज है, जो दूसरे दो धर्मों के जैसे दो धर्मों के बीच की शादी है, अलग अलग धर्म है किसी भी व्यक्ति के, तो उसको वैध बनाना है, यानी कि लीगल बनाना है। मैरिज के लिए यूनिफॉर्म सिस्टम तैयार करना है। समाज में समानता और सेकुलरिज्म को बढ़ावा देना है, यानी इससे जो है समाज में भी समानता आती है। अगर दो धर्म सभी पर ये एक तरह से लागू होता है, ये एक प्रकार से लागू होता है ये, तो इससे जो है समाज में समानता का विकास होता है। किसी से कोई धर्म या जाति के आधारित भेदभाव नहीं होता। डिवोर्स और मेंटेनेंस के भरण पोषण की व्यवस्था करता है। जो डिवोर्स है, और अगर इस एक्ट के तहत कोई भी मैरिज करता है, दो धर्मों के लोग हैं, दो अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अगर इस एक्ट के तहत शादी करते हैं, वो मैरिज करते हैं वो, तो उनको डिवोर्स और जो मेंटेनेंस के जो भरण पोषण की जो वो भी सिस्टम इसमें पूरा है। मतलब सब कुछ लीगली तरीके से होता है इसमें। अब हम बात करेंगे इसके आवेदन की शर्तों की, यानी कि जो इसकी आवेदन की शर्तें हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि इसकी कंडीशंस क्या है और इसका फिर डिटेल्स देखेंगे हम। तो इसमें हम बात करते हैं एज, यानी कि अगर कोई आप स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आप शादी करना चाहते हैं तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो पुरुष की जो एज है वो 21 होनी चाहिए और महिला की है वो 18 होनी चाहिए, यानी इससे कम नहीं होनी चाहिए दोनों की। वैवाहिक स्थिति क्या होगी, अगर वो शादी करते हैं तो उससे क्या स्थिति होनी चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति पहले से शादीशुदा नहीं होना चाहिए, यानी अगर वो इस एक्ट के तहत मैरिज करते हैं तो जो भी लड़का है लड़की है वो पहले से शादीशुदा नहीं होने चाहिए। कंसेंट की बात करेंगे हम, सहमति, दोनों पक्ष अपनी इच्छा से विवाह करें, उनकी दोनों की मर्जी से ही यह विवाह होना चाहिए। उनकी कंसेंट उनकी इच्छा से होना चाहिए, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। मानसिक स्थिति, उनकी मानसिक स्थिति कैसी होनी चाहिए, जो लड़का या लड़की हैं वो दोनों ही मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। रिश्तेदारी यानी कि रिलेशनशिप, नजदीकी रक्त संबंध में ना हो। जो भी शादी कर रहे हैं लड़का लड़की, उनका कोई भी नजदीक का रक्त संबंध नहीं होना चाहिए। विवाह की प्रक्रिया क्या है, प्रोसीजर ऑफ मैरिज क्या है। सबसे पहले हमने इसको स्टेप्स में डिवाइड किया गया है इसको। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है नोटिस ऑफ मैरिज, यानी कि दोनों को 30 दिन पहले मैरिज ऑफिसर को लिखित सूचना देनी होती है। जो भी लड़का लड़की शादी कर रहे हैं उनको 30 दिन पहले जो मैरिज ऑफिसर है उसको सूचना देनी होती है, बताना होता है कि हम लोग मैरिज कर रहे हैं। नोटिस का प्रकाशन होता है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, नोटिस जो है सार्वजनिक की जाती है ताकि कोई ऑब्जेक्शन हो तो सामने आ सके।
जो नोटिस है उसके बाद सबको उसको प्रकाशित किया जाता है सार्वजनिक तौर पर, कि जो अगर उसमें कोई गलती है, कोई कमी है, जिससे वो सामने आ सके, पता चल सके कि क्या क्या इसमें खामियां हैं। अब हम स्टेप 3 की बात करेंगे, ऑब्जेक्शन यानी कि आपत्ति। 30 दिन तक अगर कोई आपत्ति दर्ज की जा सकती है। अगर किसी को कोई आपत्ति है इस मैरिज से, तो वो 30 दिन तक आपत्ति दर्ज करा सकता है। डिक्लेरेशन स्टेप 4 है हमारा, डिक्लेरेशन यानी दोनों पक्ष और गवाह मैरिज ऑफिसर के सामने घोषणा करते हैं। जो दोनों पक्ष हैं और उनके गवाह भी होते हैं, वो मैरिज ऑफिसर के सामने जाके घोषणा करते हैं मैरिज की। इसके बाद जो लास्ट स्टेप है इसका, 5th स्टेप है जो, वो है मैरिज रजिस्ट्रेशन। इसके बाद जो मैरिज ऑफिसर है वो जो है इस मैरिज को रजिस्टर्ड कर देता है, लीगल कर देता है कि अब आप दोनों की मैरिज हो चुकी है, उसे मान्यता प्राप्त हो जाती है। गवाह, अब हम बात करेंगे विटनेस की। विवाह के लिए कम से कम 3 गवाह आवश्यक हैं। अगर आपको ये स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करनी है तो इसमें कम से कम आपको 3 गवाह आपके पास होने जरूरी हैं। गवाहों को मैरिज रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना होता है, यानी जो गवाह है उनको जो मैरिज का जो उनका रजिस्टर है उस पे गवाहों के सिग्नेचर होते हैं। विवाह के बाद अधिकार, राइट्स आफ्टर मैरिज, मतलब अगर इस एक्ट के तहत कोई शादी करता है तो उसके बाद उन्हें क्या क्या अधिकार मिलते हैं। दोनों पति पत्नी को समान अधिकार मिलता है। विवाह पंजीकृत होने के बाद यह कानूनी प्रमाण हो जाता है, यानी जो यह विवाह है यह लीगल हो जाता है, इसको सब लीगल राइट्स मिलते हैं। प्रॉपर्टी राइट्स और इनहेरिटेंस लागू हो जाते हैं, यानी जो भी अगर हस्बैंड के पास कोई भी प्रॉपर्टी है, जो भी है इनहेरिटेंस है, वो उत्तराधिकारी के तौर पे भी बन जाते हैं वो, और उनकी जो प्रॉपर्टी पे होता है उसका भी जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी उस पर भी वाइफ का राइट माना जाता है। डिवोर्स और मेंटेनेंस का प्रावधान है। ये मैरिज लीगल बन जाती है तो इसलिए इसमें डिवोर्स भी होता, डिवोर्स होता है अगर, तो उसके बाद जो मेंटेनेंस है तो वो भी मिलती है वाइफ को। डिवोर्स के आधार क्या है, यानी किस किस ग्राउंड पे अगर इस मैरिज एक्ट के तहत शादी होती है तो उसके ग्राउंड्स क्या है डिवोर्स के, यानी किस बेस पे डिवोर्स उनका हो सकता है। सबसे पहले हमारा क्रुएलिटी यानी क्रूरता, अगर मैं वो क्रूरता दिखाते हैं एक दूसरे के लिए तो फिर उसमें डिवोर्स के लिए पेटिशन डाल सकते हैं वो। डिजर्शन, एडल्ट्री, कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन, अगर वो किसी दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अनसाउंड माइंड, या फिर वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं, उस केस में भी वो डिवोर्स के लिए डाल सकते हैं केस। नॉट हियर फॉर 7 ईयर, 7 साल तक अगर कोई सूचना ना मिले, कोई पर्सन जैसे घर छोड़ के चला जाता है और 7 साल तक पता ही ना चले कि वो मर गया है या वो जिंदा है, तो उस केस में भी डिवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी लॉ से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको लॉ से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए तो वो भी हम आपको PDF फॉर्मेट में उपलब्ध करा देंगे। थैंक यू।